दोस्तों, बहुत दिनों के इंतजार के बाद मैं आप सभी के लिए एक शानदार नई कहानी लेकर आया हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि यह नई कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। इस कहानी का नाम है अर्जुन द मार्शल शोल। तो बिना किसी देरी और बिना किसी बकवास के आइए शुरू करते हैं आज की रोमांचक कहानी। इंद्रधनुष के अंत में क्या है। अर्जुन द्वारा अपने हमलावरों के विनाश को देखकर हर कोई स्तब्ध और भयभीत था। टेरी फुलरटन को रोके रखने के साथ साथ ऐसा करने में सक्षम होने के लिए किस तरह की ताकत की आवश्यकता थी। अर्जुन के पास जो भी गुण हैं वे उसे मारने वाले को मिल जाएंगे। अर्जुन भाग्यशाली है। किसे इनमें से कुछ चाहिए। एक योद्धा ने भीड़ को उकसाया। यह संभावना बहुत लुभावनी थी। भीड़ में से कई लोगों ने अर्जुन को परखने वाली नजरों से देखा, अपनी संभावनाओं का आकलन करने की कोशिश की। अर्जुन मुड़ा और वक्ता को घूरा। उसकी आंखों में मृत्यु की चमक थी। वक्ता पीछे हट गया, कांपने लगा। उसने ऊपर देखा और पाया कि अर्जुन ने अपने ऊपर ऊर्जा का एक गोला बनाया था जो डैमोकल्स की तलवार की तरह लटका हुआ था। उसे मार डालो, वह चिल्लाया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अर्जुन ने उस ऊर्जा को इतनी ताकत से नीचे गिराया कि वह उसे कुचल गया। उसके चकनाचूर शरीर के नीचे धरती में दरारें पड़ गईं और भीड़ डर के मारे पीछे हट गई। उन्होंने पहले कभी किसी को इस तरह कुचले जाते नहीं देखा था। अर्जुन की शक्ति का प्रदर्शन एक पर्याप्त निवारक था कि उसे टेरी के साथ अपनी लड़ाई में किसी और के हस्तक्षेप करने की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। भले ही कई लोग उस पर हमला करने और उसकी संपत्ति छीनने के लिए बेताब थे, अर्जुन और टेरी ने प्रहारों का आदान प्रदान किया। ऊर्जा और रोशनी आपस में उलझकर आकाशगंगाओं के टकराने की तरह टूट फूट रही थी। अर्जुन ने अपना ड्रैगन करेज सिल्वर स्पीयर चांदी की रोशनी की छड़ की तरह थाम रखा था। उसका लबादा हवा में फड़फड़ा रहा था। वह एक युद्ध देवता की तरह दिख रहा था। अर्जुन की ताकत ने टेरी पर दबाव बनाए रखा, जिससे उसे पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। यदि रिवर फोर्स अकादमी की सहायता और उन लोगों का साथ न होता जिन्होंने गुप्त रूप से अर्जुन पर हमला किया था, तो वह शायद पहले ही हार चुका होता। हालांकि अर्जुन घायल था। यदि उसने शारीरिक शुद्धिकरण और युद्ध देवता की तकनीकों का विकास नहीं किया होता, तो वह निश्चित रूप से मर चुका होता। और तुम भी मर सकते हो, अर्जुन ने झपटते हुए कहा, और उस व्यक्ति को भाला मार दिया जिसने छिपकर अपना हमला शुरू करने का प्रयास किया था। भाले ने उसे कबाब की तरह आर पार कर दिया। वह तुरंत मर गया। प्राण ऊर्जा विशेषज्ञ की सूची में 6ठे नंबर पर, और तुम इन अयोग्य लोगों पर भरोसा करते हो, अर्जुन ने व्यंग्य से कहा। टेरी गुस्से से सफेद पड़ गया। तुम उतने बड़े खिलाड़ी नहीं हो जितना तुम सोचते हो। क्या तुम्हें वास्तव में लगता है कि तुम मुझे हरा सकते थे यदि मेरी शक्तियां बाधित नहीं होतीं? टेरी की तलवार की रोशनी बुरी तरह चमक रही थी, जो हमेशा मौजूद रहने वाला खतरा थी। टेरी मेरे प्रिय, तुम वास्तव में बहुत बुद्धिमान नहीं हो, है ना? वास्तव में यदि तुम थोड़े और मूर्ख होते तो प्रकाश भी तुम्हारे चारों ओर झुक जाता। अर्जुन ने पलटवार किया। कोई आश्चर्य नहीं कि ये मूर्ख तुम्हारी ओर देखते हैं। तुम पूरी तरह से मूर्खों के लिए प्रेरणादायक हो। उसने अपना हाथ उठाया और टेरी पर अपने भाले की शक्ति से प्रहार किया। टेरी को झुकना पड़ा। अर्जुन के हमलों को हल्के में नहीं लिया जा सकता था। उसी समय अर्जुन घायल बना रहा। उसके चारों ओर के योद्धा, जिनमें से सभी का उसने अभी अभी अपमान किया था, करीब आ गए। किसी भी कमजोरी पर हमला करने के लिए तैयार थे। उसने कोई दोस्त बनाए बिना लोगों को प्रभावित किया है, एक दर्शक ने व्यंग्य से टिप्पणी की।
उसे अब किस्मत से ज्यादा की जरूरत है। उसे हर किसी के खिलाफ जीतना होगा। अर्जुन ने टिप्पणी सुनी। निजी तौर पर वह इससे सहमत था। हालांकि उसकी ताकत ने उसे अब तक जीवित रखा था और उसे उन कई प्राण ऊर्जा विशेषज्ञों को मारने में सक्षम बनाया था जिन्होंने उसके खिलाफ हथियार उठाए थे। लेकिन वह जानता था कि उसका समय सीमित था। मैं उन सभी का सामना नहीं कर सकता, अर्जुन ने महसूस किया। मुझे यहां से बाहर निकलने का रास्ता खोजना होगा। अर्जुन जानता था कि उसे कुछ कोण बनाने की जरूरत है। स्टार एटलस को अपनी मेटेओर बटरफ्लाई स्टेप्स के साथ जोड़कर अर्जुन एक तरफ बढ़ा और तुरंत एक मजबूत योद्धा के सामने दिखाई दिया जो उससे निपटने के लिए तैयार नहीं था। अर्जुन नीचे झुका, अपना भाला उठाया और एक ही तरल चाल में खड़ा हो गया। भाला आदमी की आंतों में घुस गया, लेकिन उसके कंधों के बीच से बाहर निकला और जब उसका मुंह खुला तो गहरे खून की एक धारा उसकी छाती पर गिर पड़ी। अर्जुन ने उसकी लाश को जमीन पर फेंक दिया। अर्जुन ने चारों ओर देखा, भीड़ में जगह देखी और गायब हो गया। समूह भ्रम में चारों ओर देखने लगा। वह कहाँ गया? टेरी ने पूछा। उसका पीछा करो, उसका सिर मेरे पास लाओ। उसने पीछा करने का नेतृत्व किया। अर्जुन ने मेटेओर बटरफ्लाई स्टेप्स तकनीक का पूरा उपयोग किया। जिस गति से उसने जमीन कवर की वह आश्चर्यजनक थी। सेकंडों में वह अपने पीछा करने वालों से बहुत आगे था। 1 मिनट रुको, मैंने इसे पहले देखा है, सिनाबार पैलेस के बुजुर्गों में से एक ने सिनाबार पीक के ऊपर से देखते हुए कहा। वह मेटेओर बटरफ्लाई स्टेप्स तकनीक है, वॉकर। मेटेओर बटरफ्लाई स्टेप्स तकनीक, इस रहस्योद्घाटन ने वहां मौजूद सभी को चौंका दिया। मेटेओर बटरफ्लाई स्टेप्स तकनीक केवल वॉकर परिवार के लिए अनूठी थी, और तब भी यह परिवार के सबसे प्रतिभाशाली सदस्यों तक ही सीमित थी। यह असंभव है। यह तकनीक विशेष रूप से वॉकरों के लिए है। अर्जुन, जो कोई नहीं है, इसे कैसे सीख सकता है? केडन ली ने पूछा। उसे संदेह था कि अर्जुन सच्ची तकनीक का उपयोग कर रहा था। अन्य समान तकनीकें थीं जिन्हें बुजुर्ग ने भ्रमित किया हो सकता है। वॉकरों में से बहुत कम लोग ही इसका अभ्यास करते हैं। परिवार के बाहर कोई भी इसे कभी नहीं उठाएगा, जेरेमी ने सहमति व्यक्त की। वहां वास्तव में क्या है उसे देखो। जो तुम देखना चाहते हो वह नहीं, फिलिप ने आग्रह किया। केडन ली की बर्खास्तगी के प्रति अपमानजनक। वे वास्तव में वॉकर की मेटेओर बटरफ्लाई स्टेप्स हैं। दूसरों ने अपनी सहमति में सिर हिलाया। अर्जुन उतना ही आकर्षक और विभाजनकारी बना रहा जितना कि उसके और अधिक कौशल की खोज की गई थी। सिनाबार के गुप्त क्षेत्र को पार करते हुए अर्जुन धीरे धीरे टेरी और दूसरों से आगे निकल गया। अपनी गंभीर चोटों के बावजूद उसकी प्राण ऊर्जा और अधिक शक्तिशाली होती गई। प्राण ऊर्जा बल ने उसे घेर लिया और उसमें संचार कर दिया। इसकी बहुरंगी रोशनी सुंदर थी। इसने अर्जुन को मजबूत किया और साथ ही उसे अपनी स्थिति के बारे में और भी अधिक जागरूक बनाया। अर्जुन एक पहाड़ की ओर भागा। इसकी ढलानों पर एक गुफा थी जहां से वह जलने की गंध ले सकता था, लेकिन कोई संबंधित गर्मी नहीं थी। उसने इसे बना लिया। प्राण ऊर्जा द्वारा निर्देशित, वह जानता था कि वहां कुछ उपयोगी है। कुछ मिनट बाद अर्जुन गुफा तक पहुंच गया। वह उसमें गायब हो गया। थोड़ी देर बाद उसका पीछा करने वाले योद्धा पहुंच गए। वे सभी उसे मारने के लिए बेताब थे। वह कहाँ है? टेरी ने पूछा। उसकी आवाज में कोई दया नहीं थी।
उसने पहाड़ की ओर देखा लेकिन एक गुफा नहीं देख सका। यह केवल अर्जुन की प्राण ऊर्जा थी जिसने उसे प्रकट किया था। ठीक है, उसने कहा, जब किसी ने जवाब नहीं दिया। हम आगे बढ़ेंगे। अपनी आंखें खुली रखो। उसने उन्हें पहाड़ की तरफ से नक्काशीदार प्राचीन सड़क पर ले जाया। उनके आसपास की ढलानें नंगी और बेजान लग रही थीं। अर्जुन को स्पष्ट होना चाहिए था, लेकिन वह कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा था। सिनाबार के गुप्त क्षेत्र में कहीं और भाइयों और बहनों के दो जोड़े, नील और फेलिसिटी ओकले और बुच और किट्टी ली, आकाश को देख रहे थे। बादलों से उतरने वाली रोशनी की कई बड़ी किरणें उनका ध्यान आकर्षित कर रही थीं। वे विशाल थीं और अजीब और घूमती हुई ताकतों से भरी थीं। धीरे धीरे वे आपस में जुड़ गए और विलीन हो गए। 9 किरणें एक त्रिकोण का रूप ले रही थीं। मृगतृष्णाएं उनके चारों ओर चमकती, बनती और विभाजित होती थीं। 9 किरणों के नीचे शक्ति के 9 क्षेत्र बन गए, अभी भी एक त्रिकोण के आकार में। उन्होंने पृथ्वी और आकाश से ऊर्जा खींची। 9 क्षेत्रों में से प्रत्येक के अलग अलग गुण थे और प्रत्येक सिनाबार मास्टर्स की 9 पीढ़ियों की विरासत के अनुरूप था। रुको, मैं इस कहानी को जानता हूं, एक देख रहे योद्धा ने कहा। 9 विरासतें इस गुप्त स्थान में छोड़ दी गई हैं। क्या वे अभी प्रकट हुई हैं जिन्होंने उसे सुना? उन्होंने फिर से रुचि के साथ उल्लेखनीय दृश्य को देखा। सिनाबार मास्टर्स द्वारा किस तरह की विरासत छोड़ी गई होगी? और जब वे उस विरासत का दावा करते थे तो उत्तराधिकारी क्या हासिल करेगा? वे कहते हैं कि हर इंद्रधनुष के अंत में सोने का एक बर्तन होता है, किसी ने कहा। चलो पता लगाते हैं कि क्या यह सच है। वे आत्मविश्वास से 9 क्षेत्रों में से पहले की ओर चले। हालांकि जैसे ही उसने ऊर्जा को छुआ, वह स्थिर हो गया। उसके सबसे करीबी लोग उसकी आंखों के पीछे रोल करने और उसके बेहोश होकर गिरने से पहले उसके चेहरे पर भयावह रूप देख सकते थे। अजीब रोशनी उसके शरीर पर खेलती रही। उसके चेहरे का भाव पीड़ादायक बना रहा। कुछ क्षण बाद बल ने उसे वापस फेंक दिया जहां से वह आया था। वह वहां पीला, कामपता हुआ और लकवाग्रस्त पड़ा था, और डर गहरा और अपरिहार्य भीड़ पर छा गया। भीड़ का डर दहशत की सीमा पर मंडरा रहा था। विरासत के क्षेत्र, यदि वे वही थे, ने पहले ही लगभग किसी की जान ले ली थी। क्या आपने इसे पहले कभी देखा है? आप हमें इसके बारे में क्या बता सकते हैं? एक योद्धा ने उपस्थित सबसे बुजुर्ग व्यक्ति से पूछा। कुछ ऐसा नहीं जो आप चाहते हैं या सुनने के लिए तैयार हैं, बूढ़े आदमी ने उत्तर दिया। वह भयभीत लग रहा था। यदि कुछ भी हो, तो इसने भीड़ को और भी अधिक चिंतित कर दिया। वे यहां अपनी क्षमता का परीक्षण करने आए थे। अब उन्होंने पाया कि वे इस स्थान की वास्तविक चुनौती के करीब जाने की हिम्मत भी नहीं कर सके। यह निष्कर्ष निकालना एक दर्दनाक और अपमानजनक बात थी। भीड़ में से 2 लोग आगे आए। केवल सिनाबार के छात्र ही अपनी विरासत का दावा नहीं करना चाहते। लेकिन यहाँ कौन इसके योग्य है? वक्ता ने अहंकार और तिरस्कार के मिश्रण के साथ भीड़ को देखा। मेरा नाम बुचली है। मैं यहाँ का एक शिष्य हूँ। यह विरासत अधिकार से मेरी है, जिसे मेरी बहन के साथ साझा किया जाना है। उसने अपने साथ आई महिला की ओर इशारा किया। किट्टी सुंदर लग रही थी, यदि ठंडी थी तो भी। लेकिन उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने भाई का अनुसरण किया। जैसे ही वे क्षेत्रों की बदलती बहुरंगीन ऊर्जा के करीब पहुंचे, जैसे ही वे करीब आए, 2 विरासत क्षेत्रों से अजीब ताकतों ने भड़कना शुरू किया। उनके शरीर को रोशनी के पर्दों में लपेट लिया।
लेकिन उन्हें रोक या बाधित नहीं कर सके। बच और किट्टी सिनाबार के योग्य शिष्य हैं। उनकी कृपा और प्रतिभा उन्हें विरासत क्षेत्रों के अपमान से बचाने के लिए पर्याप्त है, बूढ़े आदमी ने सोचा। जो लोग उसे सुनने के लिए पर्याप्त करीब थे, उन्होंने विचारपूर्वक सिर हिलाया। बच और किट्टी अपने अपने क्षेत्रों की विरासत की रोशनी से लिपटे हुए थे। वे दोनों गहरे ध्यानावस्था में गिर गए। उनकी ताकत अद्भुत है, भीड़ में से किसी ने प्रशंसा के साथ कहा। और यह विरासत क्षेत्रों द्वारा उनमें से प्रत्येक में पहचानी गई थी। क्या कोई जानता है कि उन्हें क्या दिया जाएगा? बोलने वाले दर्शक ने मौलिक सत्य को समझ लिया था। हालांकि इस तरह के अवसर कभी कभी खुद को प्रस्तुत करते थे, लेकिन केवल वही लोग जिन्होंने उन्हें पकड़ने के लिए ताकत और प्रतिभा विकसित की थी, जैसे बच और किट्टी, उन्हें उनके द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। तभी फिलिप पहुंचा। उसके साथ एक हाथ वाला तलवारबाज मार्कस था। उन्होंने भीड़ में अर्जुन की तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। वे दोनों थोड़े हैरान थे। अर्जुन की ताकत और चरित्र ही विरासत के प्रकट होने का कारण होने की संभावना थी। फिर भी उन्हें यकीन था कि अर्जुन जल्द ही आ जाएगा। जो कुछ भी उसे देरी कर रहा था, वह ऐसा कुछ नहीं था जिसे वह पार नहीं कर सकता था। केडन ली अपने बच्चों को विरासत क्षेत्रों द्वारा पहचाने जाते देखकर गर्व से चमक उठा। उनकी जीत उस पर अच्छी तरह से प्रतिबिंबित हुई। बधाई हो, जेरेमी ने उत्साहपूर्वक केडन ली का हाथ मिलाते हुए कहा। बच और किट्टी ने अपनी योग्यता और अपनी प्रतिभा साबित कर दी है। ली परिवार के लिए यह एक महान दिन है। धन्यवाद, केडन ली ने सिर हिलाया, अभी भी मुस्कुराते हुए। मैं सस्पेंस की उम्मीद करने वाले किसी भी व्यक्ति को निराश नहीं करना चाहता, लेकिन मैं यह सोचना पसंद करता हूं कि मेरे बच्चों की योग्यता एक पहले से तय निष्कर्ष था। सिनाबार के कई उच्चस्तरीय लोगों ने उस पर एक दूसरे को सिर हिलाया। विशेष रूप से बच ने उत्कृष्ट प्रतिभा का प्रदर्शन किया था। उन्होंने सोचा कि वह वर्तमान मास्टर का एक उत्कृष्ट उत्तराधिकारी बनेगा। मार्कस, तुम इस सब के बारे में क्या सोचते हो? क्या हमें एक नजर डालनी चाहिए? फिलिप ने पूछा। हालांकि उसे सिनाबार में पाला गया था, लेकिन इसका इतिहास उसे बहुत पसंद नहीं आया था। विरासत क्षेत्र का दिखना एक हल्की जिज्ञासा थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हाँ चलो, मार्कस ने सिर हिलाया। उसकी जिज्ञासा फिलिप की तुलना में काफी अधिक बढ़ गई थी। वे एक साथ गए। भीड़ ने सांस रोककर देखा। वे जानते थे कि फिलिप कौन है। यह उम्मीद की जानी थी कि विरासत क्षेत्र का सिनाबार के शिष्यों के प्रति स्वाभाविक आकर्षण होगा। दूसरी ओर एक हाथ वाला व्यक्ति एक पहेली था। वह कौन था जो फिलिप के साथ बाहर चलने के लिए पर्याप्त बहादुर था? भीड़ ने देखा, लेकिन वे चुप थे। उन्हें याद था कि क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश करने वाले पहले व्यक्ति के साथ क्या हुआ था। 9 विरासत क्षेत्रों में से प्रत्येक में कई लोग समायोजित हो सकते थे, लेकिन मार्कस और फिलिप ने बच और किट्टी के साथ शामिल होने का प्रयास नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने एक खाली क्षेत्र की ओर अपना रास्ता बनाया। 2 ताकतें बाहर निकलीं और उनके शरीर के चारों ओर लिपट गईं। फिलिप बिना प्रभावित हुए आगे बढ़ा, हालांकि उसके कदमों में एक विशेष लय प्रभावित होती प्रतीत हुई। उसकी प्रतिभा बच से कम नहीं थी, लेकिन फिलिप के पिता चार्ल्स ने सिनाबार में केडन ली के रूप में मजबूत स्थिति का आनंद नहीं लिया था, और फिलिप को बच जैसा ध्यान नहीं मिला था। फिलिप क्षेत्र में प्रवेश कर गया। रोशनी ने उसे घेर लिया। उसकी आंखें बंद हो गईं और वह आत्मज्ञान की स्थिति में प्रवेश कर गया।
भीड़ प्रभावित थी। फिलिप ने सिनाबार के सर्वश्रेष्ठ लोगों में गिने जाने के योग्य साबित कर दिया था। विरासत क्षेत्र में प्रवेश करने की उसकी क्षमता ने प्रदर्शित किया कि वह बच से कम प्रतिभाशाली नहीं था। दूसरी ओर मार्कस ने कुछ अजीब महसूस किया। रोशनी ने उसका विरोध किया, लेकिन कुछ समय बाद यह बदलने लगा। इसने उसे स्वीकार कर लिया और उसने इसे स्वीकार कर लिया। वे अनुकूल हो गए। उसने मुस्कुराया और कदम बढ़ाया। धीरे धीरे उसका अनुकूलन करने का प्रयास रंग लाया। उसने अपने वातावरण में एकीकृत किया और विरासत क्षेत्र में पारित हो गया। अब वह प्रतिभा है, किसी ने प्रशंसा के साथ सीटी बजाई। हर कोई हैरान था। किसी ने उसके सफल होने की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन ऐसा करने से कुछ दिलचस्प संभावनाएं खुल गईं। उसकी उपलब्धि से प्रेरित होकर 1 दर्जन से अधिक दर्शकों ने अपना हाथ आजमाने का फैसला किया। कोई भी उससे मेल नहीं खाया। इसके बजाय वे उस पहले व्यक्ति की तरह समाप्त हो गए जिसने कोशिश की थी। बेहोश और कांपते हुए पड़े थे जहां क्षेत्र ने उन्हें फेंक दिया था। फिर ब्लेज ने कोशिश की। उसे मार्कस की उपलब्धि से प्रेरित किया गया था। वे प्रतियोगी थे, अलग अलग स्कूलों से आ रहे थे और अलग अलग मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहे थे। वे दोनों असाधारण प्रतिभा थे। अब वे सिनाबार की गुप्त विरासत हासिल करने के लिए प्रतिस्पर्धा में थे, लेकिन वे दोनों समझते थे कि यह लड़ने का समय नहीं था, बल्कि वह प्राप्त करने का था जो पेश किया गया था। हालांकि उनमें से किसी को भी उस स्थान के गहरे रहस्यों में निर्देशित नहीं किया गया था, लेकिन उनकी प्रवृत्ति गहरी थी। ब्लेज मार्कस की तुलना में और भी तेजी से विरासत क्षेत्र में प्रवेश करने में कामयाब रहा। हालांकि जिस क्षेत्र में उसने प्रवेश किया था वह पहले से ही फिलिप द्वारा कब्जा कर लिया गया था। विरासत क्षेत्र ने सिनाबार में सभी का ध्यान आकर्षित किया। लोग इसकी ओर उमड़ पड़े। यह एक दुर्लभ अवसर का प्रतिनिधित्व करता था और कई लोगों ने इसे लेने की कोशिश की। हालांकि क्षेत्र में ब्लेज के प्रवेश के आधे दिन बाद केवल 2 और लोग ही इसमें कामयाब रहे। दोनों हस्तिनापुर के प्रतिभाशाली थे। अपने कौशल के अलावा वे भाग्यशाली भी थे और भाग्य के अलावा वे प्राण ऊर्जा विशेषज्ञ थे। यह उनकी सफलता का एक महत्वपूर्ण पहलू था जिससे कई लोग ईर्ष्या करते थे। सब कुछ प्राण ऊर्जा पर निर्भर था। विरासत क्षेत्र पर केवल प्रतिभा अपर्याप्त थी। स्वीकृति के लिए प्राण ऊर्जा की आवश्यकता थी। अर्जुन विरासत क्षेत्र के सभी उत्साह से अनजान था। वह अपनी गुफा में रहा। वहां आग का गुण बहुत मजबूत था और उसने खुद को उसमें डुबो दिया। उसे लंबे समय से लगा था कि आग की उसकी समझ की कमी थी। यह इसे ठीक करने का एक अवसर था और उसने इसे दोनों हाथों से पकड़ लिया। वह क्रॉस लेग्ड प्रांस जैसे चिंतन में बैठ गया। यदि उसे इसके बारे में पता भी होता तो सिनाबार के ज्ञान और रहस्यों को विरासत में लेने की संभावना उसे उत्तेजित नहीं करती, जैसे उन्होंने दूसरों को बहकाया था। वह किसी संस्थान के ज्ञान या रहस्यों का संरक्षक बनने के बजाय कौशल विकसित करने में अधिक रुचि रखता था। उस कारण से आग को समझने में उसकी प्रगति ने उसे गुफा छोड़ने के लिए अनिच्छुक बना दिया। उसने समय का ट्रैक खो दिया। पूरी तरह से आग और उसकी मौलिक प्रकृति को समझने पर ध्यान केंद्रित किया। स्वर्ग और पृथ्वी की लय के अनुरूप चीजों के सार को समझने की उसकी क्षमता अधिकांश अन्य लोगों की तुलना में तेज और गहरी दोनों थी। वह क्रॉसलेग्ड और अचल बैठा था क्योंकि उसके शरीर में असाधारण परिवर्तन हुए थे। आग का गुण उसके शरीर में रिस गया
और उसके रक्त में संचार कर गया। यह प्रक्रिया थोड़ी दर्दनाक थी, लेकिन अर्जुन, जिसने शारीरिक शुद्धिकरण के 2 प्रकार सीखे थे, दर्द पूरी तरह से सहने योग्य था। वास्तव में यह उसके लिए असुविधा से थोड़ा अधिक था। अर्जुन ने आग के गुण को अपने रक्त में निर्देशित किया ताकि यह उसके शरीर के मुख्य मेरिडियन में जा सके और वहां से धीरे धीरे बाकी सब कुछ के साथ एकीकृत हो सके। उसकी योजना काम कर गई। कुछ समय बाद अर्जुन ने महसूस किया कि आग का गुण उसके शरीर में संतृप्त हो गया था और यह कि जारी नहीं रखना बुद्धिमानी होगी। जब उसने अपनी आंखें खोलीं, तो उसकी पुतलियों की गहराई में एक छोटी सी लौ जलती हुई प्रतीत हुई। वह लकड़ी के धुएं की तरह महक रहा था। अप्रिय नहीं। अर्जुन ने आग के गुण की ऊर्जा को अपनी हथेली में एकत्र किया। वहां की हवा धीरे धीरे गर्म हो गई जब तक कि वह प्रज्वलित नहीं हो गई। तापमान तेजी से बढ़ा और लौ तेजी से जलने लगी। जाओ, अर्जुन ने कहा। आग उसकी हथेली से एक फ्लेमेथ्रोवर की तरह उछली और गुफा के दूसरी तरफ एक विशाल पत्थर से टकरा गई। फक! अर्जुन चिल्लाया। लौ ने पत्थर को गर्माहट के लिए गर्म कर दिया और फिर उससे आगे इसे पिघला दिया और इसे लावा के रूप में गुफा के प्रवेश द्वार से बाहर निकाल दिया। अर्जुन हैरान था। आग के हमले में ऐसी शक्ति थी जिसका उसने सपना भी नहीं देखा था। उसी समय उसने अपने मोतियों को प्रतिक्रिया करते महसूस किया। इसने उसे एक विचार दिया। क्या मोती लौ के गुण को अवशोषित कर सकते हैं? उसने सोचा। उसने उनके साथ एक मानसिक संबंध बनाया और वे एक नरम, खपत करने वाली चमक के साथ चमक उठे, जैसा कि उसने उम्मीद की थी। उन्होंने आग के गुण का उपभोग करना शुरू कर दिया। पूरी गुफा को भरने वाला आग का गुण चक्कर लाने वाली और चकाचौंध करने वाली गति से मोतियों के भीतर समा गया। रोशनी का यह खेल आधे घंटे तक चला, जिसके बाद यह शांत हो गया। मोती, जो अपनी संतृप्ति बिंदु सैचुरेशन पॉइंट तक पहुंच चुके थे, एक मंद लाल रंग में चमकने लगे, मानो आग के गुण ने उन्हें बदल दिया हो। अर्जुन मोतियों को डिस्चार्ज होने देने की जल्दी में नहीं था। उसने गुफा छोड़ी और दूर आकाश में फैली चमक को देखा। क्या गुप्त क्षेत्र की विरासत आखिरकार प्रकट हो गई है, उसने सोचा। वह जांच करने के लिए पहाड़ से नीचे उतरा। आग के गुण को अपने कौशल में एकीकृत करने के साथ अर्जुन पहले से कहीं अधिक दुर्जय योद्धा बन गया था। उसने फैसला किया कि यह उसे बाकी सभी लोगों के साथ विरासत के लिए प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाएगा। विरासत के क्षेत्रों की ओर लोगों की बढ़ती संख्या ने अपना रास्ता बनाया। कई दर्जन लोग घूमती हुई ऊर्जा में सफलतापूर्वक प्रवेश कर चुके थे और चकाचौंध करने वाली रोशनी में नहाकर ग्रहणशील चिंतन में बैठे थे। अंततः उनमें से एक जागा और बाहर आया। रोशनी ने उसे तेजस्वी बना दिया। हालांकि वह अभी भी पहचानने योग्य रूप से बुझ था, जो क्षेत्रों में सफलतापूर्वक प्रवेश करने वाला पहला शिष्य था। लेकिन इस अनुभव ने उसे बदल दिया था। वह पहले से अधिक तेज, अधिक केंद्रित लग रहा था। उसकी दृष्टि गरुड़ जैसी और शिकारी थी। बच की ताकत और प्रतिभा पर कभी संदेह नहीं था, लेकिन फिर भी उसे इस तरह नया देखना प्रभावशाली है। मुझे यकीन है कि उसने इससे कुछ हासिल किया है। आपको क्या लगता है कि हमें कब पता चलेगा कि क्या? एक दर्शक ने अपने साथी से पूछा, जो जवाब में केवल कंधे उचका सका। बुझ लौटने वाला पहला व्यक्ति होने के नाते बाकी सभी पर हावी था। वह विरासत की प्रकृति को किसी और से बेहतर समझता था। लेकिन जब उसने चारों ओर देखा, तो उसने पहले 5 विरासत क्षेत्रों में दर्जनों आकृतियां देखीं।
उसने तेवरी चढ़ाई। वे सभी उसकी नई नई सर्वोच्चता के लिए संभावित चुनौती थे। उसकी तेवरी तब और गहरी हो गई जब उसने फिलिप और मार्कस को देखा। फिलिप एक साथी सिनाबार शिष्य, एक परेशानी था मार्कस, जिसका ऐसा कोई जुड़ाव नहीं था। वह एक अपमान था। इसने बुच को नाराज कर दिया। उसने सोचा कि विरासत क्षेत्र का उल्लंघन किया गया है। और भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वे एक खतरे का प्रतिनिधित्व करते थे। अंतिम विरासत सभी नौ कौशल और रहस्य प्राप्त करना केवल एक व्यक्ति को दी जानी थी। प्रतिस्पर्धा अपरिहार्य थी। लेकिन यदि किसी को इसे जीतना था तो किसी को संभावित प्रतियोगियों को खत्म करना था, और अधिमानतः जल्द से जल्द। जागो! बुच दहाड़ा, जो स्वाभाविक से कहीं अधिक तेज था। भीड़ दर्द और भ्रम में पीछे हट गई, लेकिन वे उसके लक्ष्य नहीं थे जिन दो युवा छात्रों ने उसके विरासत क्षेत्र को साझा किया था। उन्हें उसके हमले का खामियाजा भुगतना पड़ा। इसने उन्हें उनकी चिंतनशील स्थिति से बाहर कर दिया और उन्हें पीला और उनके कानों से खून बहता हुआ छोड़ दिया। लेकिन हमने पूरा नहीं किया था, उनमें से एक ने कहा। मुझे पता है, बुच मुस्कुराया। तुम्हें तेज होना चाहिए था। तुम्हें बेहतर होना चाहिए था। तुम इसके लिए तैयार नहीं हो। बस चले जाओ। क्या वह ऐसा कर सकता है? भीड़ में से किसी ने पूछा। क्या इसकी अनुमति है? यह बहुत खराब तरीका है, एक बुजुर्ग पर्यवेक्षक ने जवाब दिया। लेकिन उसे कौन रोकेगा? कौन कर सकता है? बुच का अहंकार बल द्वारा समर्थित था। यह एक बुरा संयोजन था। सुनो दोस्त, मुझे नहीं पता कि तुम खुद को क्या समझते हो, उन दो छात्रों में से एक ने शुरू किया। लेकिन बुच ने उसे रोकने के लिए अपना हाथ उठाया। मेरा नाम बुच है, उसने शाही अंदाज में कहा, और तुम दोनों को बस इतना जानने की जरूरत है कि तुम मेरे रास्ते में हो और तुम हमें हटाने वाले हो। क्या तुम? दूसरे छात्र ने पूछा। तुम और कौन सी सेना? मुझे सेना की जरूरत नहीं है, बुच ने काफी शांति से जवाब दिया। उसने ऊपर हाथ बढ़ाया और आकाश से कुछ अदृश्य ताकत खींची और उसे उन दो छात्रों पर दे मारा। उन पर भारी दबाव का एहसास हुआ और उन्हें घुटनों पर ला दिया। वे पूरी तरह से स्थिर हो गए। उनकी त्वचा मोम जैसी और पीली हो गई क्योंकि ताकत ने धीरे धीरे उन्हें कुचल दिया। फिर बुच ने एक जटिल इशारा किया और उसने अपने हाथ के केंद्र से उन पर आग फेंक दी। दो छात्र भयभीत दिखे। उन्होंने सबसे मजबूत प्रतिरोध किया जो वे कर सकते थे। यह पर्याप्त नहीं था। बुच का हमला विरासत की शक्ति से प्रेरित था। इसे सामान्य मार्शल आर्ट्स द्वारा नहीं रोका जा सकता था। आग उन दो युवाओं पर गिरी और फिर केवल उनकी चीखें ही सुनी जा सकती थीं। वे जमीन पर लुढ़क गए, उन्मादी रूप से आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन आग पूरी तरह से प्राकृतिक नहीं थी और उसे बुझाया नहीं जा सकता था। कुछ ही सेकंड के भीतर छात्रों की चीखें और संघर्ष बंद हो गया। जले हुए मांस की बीमार मीठी गंध धुएं के गुबार के साथ हवा में उठ गई। हे भगवान! अन्यथा चुप भीड़ के एक सदस्य ने कहा। वे मुड़े और जोर जोर से बीमार हुए। बुच का अहंकार एक ज्ञात गुण था। क्रूरता का यह स्तर नया था। बुच ने विरासत से जो कुछ भी सीखा था, उसने उसे शक्ति दी थी, लेकिन यह भी उजागर कर दिया था कि वह इसे चलाने के लिए कितना अनुपयुक्त था। मौका मिलने पर वह एक अत्याचारी बन जाएगा और उसके लोग जल जाएंगे। कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने जो कुछ देखा था उसके निहितार्थों को नजरअंदाज कर दिया और जिन्होंने उसकी सराहना की।
उनमें सबसे प्रमुख केडन ली था, बुच का पिता, जो अपनी सीट से उठा और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया। सिनाबार में उसके प्रभाव और उसके बच्चों की निस्संदेह प्रतिभाओं ने चापलूसी का एक मुखर कोरस सुनिश्चित किया। उत्साहित होकर बुच ने अपने अगले कदमों पर विचार किया। उसने अपनी उंगलियां चटकाईं और उसके हाथ की आग बुझ गई। उसने विरासत क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया और अंततः उसकी नजर मार्कस, एक हाथ वाले तलवारबाज पर टिकी। घुसपैठिया। मेरी विरासत पर दावा करने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? वह मार्कस के विरासत क्षेत्र में गया और उसमें प्रवेश किया। बुच एक हाथ वाले तलवारबाज पर हमला करने वाला है, किसी ने कहा। उनका अविश्वास स्पष्ट था। बुच विरासत चिंतन के अगले स्तर पर जा सकता था, लेकिन इसके बजाय वह किसी ऐसे व्यक्ति के साथ लड़ाई कर रहा था जिसकी मार्शल प्रतिष्ठा किसी से कम नहीं थी। जागो जागो, उठो और चमक उठो, बुच दहाड़ा। इसने मार्कस को उसकी ध्यानावस्था से बाहर निकाल दिया। वह जाग गया। ऊर्जा बिजली की तरह उसके शरीर पर दौड़ रही थी। वह अपने पैरों पर खड़ा हो गया और बुच को ठंडी नजरों से देखा। तुम्हें क्या चाहिए? उसने प्रबंधित किया। रुकावट ने उसे आंतरिक रूप से घायल कर दिया था, लेकिन वह नरक में जाएगा यदि वह बुच को खुद को चोट पहुंचाते हुए देखने देता। तुम यहां खत्म हो चुके हो, मेरे रास्ते से हट जाओ, बुच ने उससे कहा। उसने भारी ताकत के साथ एक हथेली से प्रहार किया। इसकी छाया ने सूरज को ढक लिया और इसके भीतर धुंधली आग दिखाई दे रही थी। मार्कस की चोटों ने उसे अपनी पूरी ताकत बुलाने से रोक दिया, लेकिन वह अभी भी रैटलस्नेक जितना तेज था। बुच के पलक झपकने से पहले उसकी तलवार बाहर थी और गति में थी। उसने अपस्विन पर प्रहार को दो भागों में विभाजित किया, लेकिन जो बचा था वह अभी भी उस पर गिरा। उसे उसकी नाक से बहते खून के साथ पीछे धकेल दिया। बुच ने गुर्राया। वह जानता था कि उसे फिलिप को रक्षाहीन छोड़ने और हमले के लिए तैयार करने के लिए मार्कस को बाहर निकालना होगा। उसने बस टोकन रक्षा से अधिक की उम्मीद नहीं की थी। प्रभावशाली, लेकिन अब तुम मरोगे, बुच ने फिर से प्रहार किया, जो पहले से भी अधिक हिंसक था। इस बार मार्कस तैयार था। हालांकि बुच के हमले की कुछ ऊर्जा उसकी रक्षात्मक तलवारबाजी के माध्यम से बाहर निकल गई, फिर भी उसे और अधिक चोट पहुंचाई। वह बुच पर आगे बढ़ने में सक्षम था। उसकी तलवार घातक रोशनी के साथ चमक रही थी। बुच चौंककर पीछे हट गया। मुझे लगा मैंने तुम्हें मरने के लिए कहा था, उसने बड़बड़ाया। मेरी अन्य योजनाएं हैं, मार्कस ने गंभीरता से जवाब दिया। तुम भगवान को हंसाना चाहते हो? उसे अपनी योजनाएं बताओ, बुच ने जवाब दिया। मार्कस को उसके अंधे पक्ष पर एक हथेली के प्रहार के साथ थप्पड़ मारते हुए यह उसे शारीरिक रूप से उठाने और विरासत क्षेत्र से बाहर फेंकने के लिए पर्याप्त था। हालांकि यह लागत के बिना ऐसा करने के लिए पर्याप्त नहीं था। मार्कस ने अपनी तलवार को इतनी तेजी से बाहर निकाला कि बुच चकमा नहीं दे सका और उसकी बाह पर एक बड़ा घाव कर दिया। बुच दर्द में फुसफुसाया। उसे पहले कभी युद्ध में उस तरह घायल नहीं किया गया था। मुझे नहीं पता कि एक हाथ वाला तलवारबाज कौन है, लेकिन देखो उसने बुच के साथ क्या किया। भीड़ में से किसी ने आश्चर्य किया। हाँ, और कल्पना करो कि वह क्या करने में सक्षम होता अगर बुच ने उसके लिए तैयार होने से पहले लड़ाई नहीं चुनी होती, किसी ने जवाब दिया। बुच की रणनीति के प्रति उनकी अवमानना को पहचानने में कोई गलती नहीं थी। तुम एक असली कमीने के बेटे हो, है ना? एक तीसरे व्यक्ति ने कहा।
सीधे बुच को संबोधित करते हुए। वह भीड़ से बाहर निकला और क्षेत्र के पार टहल गया। भीड़ एक के रूप में उससे दूर हट गई। वह मार्कस के पास गया, झुक गया और उसे अपने कंधों पर फायरमैन की लिफ्ट में ले लिया। वह खड़ा हो गया और बुच को घूरने लगा। वह पांचरंगीन आभा से घिरा हुआ था और उसकी दृष्टि पूरी तरह से निडर थी। किस तरह का कायर लोगों को उनके ध्यान के बीच में हमला करता है। आदमी का कौन सा दयनीय अंश जोर देता है कि उसके विरोधियों को लड़ने से पहले घायल होना चाहिए। अजनबी की आवाज समृद्ध और गहरी थी और एक लहर की तरह भीड़ पर लुढ़क गई। उसने सुनिश्चित किया कि हर कोई उसे सुन सके। तुम आखिर कौन हो? बुच ने चिल्लाया। मैं घुड़सवार सेना हूं, अर्जुन ने जवाब दिया। हे भगवान, बस उसे देखो, भीड़ में एक महिला ने कहा। उसकी आवाज में प्रशंसा को पहचानने में कोई गलती नहीं थी। वह कोई साधारण आभा नहीं है, वह भाग्य और प्राण ऊर्जा और भगवान जाने क्या क्या सब कुछ मिला हुआ है। एक व्यक्ति ने जवाब दिया, शायद यह गलत समझते हुए कि अर्जुन के बारे में वह किस बात की प्रशंसा कर रही थी। न तो ब्लेज, न नील और न ही कोई और उसका मुकाबला कर सकता है। भीड़ में हर कोई इसे महसूस कर सकता था। महान अच्छे भाग्य का एक एहसास जो अर्जुन को ढके हुए था और गर्मी की तरह उससे बाहर निकल रहा था। यह अजीब है, एक अन्य योद्धा ने अर्जुन को अधिक आलोचनात्मक दृष्टि से देखते हुए कहा। उसके कौशल शारीरिक की ओर उन्मुख लगते हैं, रहस्यमय नहीं, प्राण ऊर्जा नहीं। मुझे नहीं लगता कि उसे यहाँ होना चाहिए और वह प्राण ऊर्जा का भाग्य जो वह ले जा रहा है, वह उसका आनंद लेने के लिए नहीं होना चाहिए। फिर उसने कंधे उचका दिए। वह इसके बारे में क्या कर सकता था? किसी और ने कहा, मुझे तुम्हें अर्जुन के बारे में बताने दो। हाँ, उसका प्रशिक्षण शारीरिक पर केंद्रित था, लेकिन यह वहां समाप्त नहीं हुआ। अपनी आंखों से मैंने उसे डीन वॉकर को हराते देखा है। हाँ, उन्हीं वॉकरों में से, और उसके कई अधीनस्थों को मौत या आत्मसमर्पण तक पीटा है। असाधारण योद्धाओं की आप जो भी सूची संकलित करें, उसमें अर्जुन का नाम होना चाहिए और यह शीर्ष के करीब होना चाहिए। व्यक्ति का लहजा लगभग श्रद्धापूर्ण था। जिन्होंने उसे सुना, उन्होंने नए सिरे से रुचि के साथ अर्जुन का अध्ययन किया। हर कोई डीन वॉकर के बारे में जानता था। उसे वॉकर परिवार के सबसे निपुण योद्धाओं और विद्वानों में से एक माना जाता था। अर्जुन ने उसे युद्ध में हराया था। यह उसे एक बहुत अलग रोशनी में पेश करता था। हर कोई आश्वस्त नहीं था। जो कहानियां बहुत उल्लेखनीय लगती थीं, वे आमतौर पर सच होती थीं। मुझे इसके बारे में नहीं पता, लेकिन मैंने उसे कहीं और कार्रवाई में देखा है, किसी और ने बात काटते हुए कहा। रिवर फोर्स अकादमी ने उसे पकड़ने के लिए एक टीम भेजी थी। मैं उनमें से एक था। हमने उसका पीछा तब पकड़ा जब वह पहले ही ह्यूजेस परिवार के कई सदस्यों के खिलाफ लड़ चुका था और जीत चुका था, जिसमें ईथन भी शामिल था। हम उसका पीछा करते हुए यहां आए। हमने उसका मुकाबला किया। व्यक्ति निगला, मानो जो उसे आगे कहना था वह कठिन था। वह बस हमारे बीच से निकल गया। वह हमारी उम्मीद से कहीं अधिक मजबूत था। उसने हममें से 1 दर्जन से अधिक को मार डाला और फिर उसने टेरी फुलरटन का सामना किया। आप सभी ने टेरी के बारे में सुना है? उसने पूछा, और यह देखकर आश्वस्त हुआ कि हर कोई सिर हिला रहा था। टेरी हममें से सबसे मजबूत था। तक्षक गुरुकुल में प्राण ऊर्जा मास्टरी सूची में 6ठे स्थान पर, और अर्जुन को रोकने के लिए वह कुछ भी नहीं कर सका। अर्जुन ने उससे और हम बाकी लोगों से एक साथ लड़ाई लड़ी। और सुनो,
मैं आसपास रहा हूं। मैंने कुछ चीजें देखी हैं, लेकिन मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा है। मैं भी वहां था, एक व्यक्ति ने कहा, बोलने वाले का हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हुए। वह मुड़ा और भीड़ को संबोधित किया, तुम सब उसकी बात सुनो, झूठ का एक शब्द भी नहीं। अर्जुन, कुछ ऐसा है जिसे तुम लोगों ने कभी नहीं देखा है। 3 प्रत्यक्षदर्शियों के साथ अब यह दावा किया जा रहा था कि अर्जुन कुछ खास था और एक दूसरे की कहानियों की पुष्टि कर रहे थे। भीड़ का संदेह गायब हो गया। इसके बजाय उन्होंने बढ़ती चिंता के साथ अर्जुन की ओर देखा। यदि कहानियां सच थीं, तो उसकी ताकत प्रभावशाली नहीं थी, यह भयावह थी। रिवर फोर्स अकादमी के 1 दर्जन योद्धाओं को मारना और टेरी फुलरटन को रोके रखना और फिर बस चले जाना विश्वास से परे था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि अर्जुन की आभा इतनी विशिष्ट थी। उसकी ताकत, जिन परीक्षणों का उसने सामना किया था और जिन चुनौतियों पर उसने काबू पाया था, यहाँ तक कि जिन लोगों की उसने जान ली थी, उन सभी ने उसे प्रभावित किया था। उसका भाग्य उल्लेखनीय था और बना रहा। कुछ दूरी पर अर्जुन ने भीड़ की बड़बड़ाहट को नजरअंदाज कर दिया और इसके बजाय अपना ध्यान मार्कस की ओर घुमाया, जो अभी भी उसके चौड़े कंधों पर लटका हुआ था। क्या तुम ठीक हो? मैं बेहतर हो सकता था, एक हाथ वाले तलवारबाज ने हल्के से स्वीकार किया। मुझे नीचे उतारोगे क्या? अर्जुन ने उसे सावधानी से नीचे उतारा और अपनी पोशाक में छिपी एक बोतल से एक गोली निकाली। यह एक उपचार की गोली थी जिसे उसने वहां के परीक्षणों को पूरा करने के लिए तक्षक गुरुकुल में जीता था। लो, इसे लो, यह तुम्हें ठीक कर देगी, उसने वादा किया। मार्कस ने सिर हिलाया और बिना पानी के इसे निगल लिया। अर्जुन सीधा हुआ और बुच की ओर मुड़ा। बुच ने एक भौं उठाई। तो तुम घुड़सवार सेना हो? क्या तुम हो? मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि तुम अर्जुन हो, एक बच्चा जो अपनी पहुंच से बाहर और अपनी लीग से बाहर है। यह दिखावा का एक सम्मोहक प्रदर्शन था, लेकिन निजी तौर पर बुच चिंतित था। अर्जुन की आभा उसकी अपनी आभा से कहीं अधिक चमक रही थी, और ऐसा उसके साथ बहुत लंबे समय में नहीं हुआ था। शायद अर्जुन ने स्वीकार किया, लेकिन यह इस तथ्य को नहीं बदलता है कि मैं यहाँ हूँ और तैयार हूँ, इच्छुक हूँ और तुम्हारी पिटाई करने में सक्षम हूँ। या यह कि तुमने मेरे दोस्त को चोट पहुँचाई है और तुम इसके लिए भुगतान करने वाले हो। क्रोध बर्फ जैसा ठंडा और शक्तिशाली, उससे सूखी बर्फ के धुएं की तरह निकल रहा था। अर्जुन कभी भी ली परिवार से प्रभावित नहीं था। अब उनमें से एक ने मार्कस, उसके दोस्त को चोट पहुंचाई थी, और ऐसा उतनी ही कायरतापूर्ण और नीच तरीके से किया था जितना संभव था। अर्जुन अपनी सहनशक्ति की अंतिम सीमा तक पहुंच गया था। तुम मुझे भुगतान करने वाले हो क्या? तुम? बुच हंसा। मुझे संदेह है। बच्चे नीचे मैदान पर दृश्य ने सिनाबार पीक से देख रहे शक्तिशाली लोगों का ध्यान आकर्षित किया। मुझे विश्वास है कि वह व्यक्ति यह पता लगाने वाला है कि जब आप मेरे बेटे के साथ लड़ाई चुनते हैं तो क्या होता है, केडन ली ने कहा। चीनी मिट्टी के बने चाय के कप से चाय की एक चुस्की लेते हुए, जो इतना नाजुक था कि यह लगभग पारभासी था। वह जानता था कि मार्कस कौन था। एक हाथ वाला तलवारबाज एक विशिष्ट व्यक्ति था और उसकी प्रतिष्ठा जानता था। और वह प्रभावित हुआ था जब बुच ने उसे गुड़िया की तरह 200 गज दूर फेंक दिया था। इस नए आगमन को बुच को चुनौती देने के लिए आत्मघाती होना चाहिए था, जिस तरह से उसने किया था। केडन ली, यह चुनौती अधिक उपयुक्त समय पर नहीं आ सकती थी। जब बुच उसे हराएगा तो उसे वह सारा अतिरिक्त अच्छा भाग्य मिलेगा, और उसे अंतिम विरासत का दावा करने के लिए तैयार करने से बेहतर कुछ नहीं हो सकता।
जेरेमी ने चापलूसी से कहा। केडन ली ने सिर हिलाया। उसे उम्मीद थी कि उसका बेटा इतना बुद्धिमान होगा कि वह मुफ्त में मिले उपहार की आलोचना नहीं करेगा और बस वही करेगा जो सबसे कुशलता से किया जाना था। नीचे मैदान पर गतिरोध नहीं बदला था। बेशक मैं तुम्हें भुगतान करवाऊंगा, अर्जुन ने शांत आवाज में कहा, जिसने सुझाव दिया कि वह ब्रह्मांड के उचित कामकाज को नियंत्रित करने वाले किसी अटल कानून पर चर्चा कर रहा था। तुमने मेरा अपमान किया है और मेरे दोस्तों को चोट पहुंचाई है। इसका हिसाब किताब होगा। भीड़ में उन दो लोगों ने जिन्होंने टेरी के साथ अर्जुन से लड़ाई की थी पीछे हटना शुरू कर दिया। वास्तव में बुच ने उपहास किया। और तुम ऐसा करने की योजना कैसे बना रहे हो? ठीक वैसे ही जैसे तुम उम्मीद करोगे, अर्जुन ने कहा। अपमान और चोट। अपमान से शुरू करते हैं, अर्जुन ने मेटेओर बटरफ्लाई स्टेप्स तकनीक को अपनाया और बुच की उम्मीद से कहीं अधिक तेजी से मैदान के पार दौड़ पड़ा। वह सीधे विरासत के क्षेत्रों में से एक की ओर बढ़ा। वह अपना दिमाग खो बैठा होगा, भीड़ में किसी ने कहा। उन्होंने पहले बताई गई कहानियां नहीं सुनी थीं, लेकिन उन्होंने देखा था कि जब कोई अपर्याप्त रूप से तैयार व्यक्ति विरासत का दावा करने की कोशिश करता है तो क्या होता है। मुझे परवाह नहीं है कि वह कितना मजबूत है। वह बस एक विरासत क्षेत्र में नहीं फटेगा। उन्होंने बात करना बंद कर दिया क्योंकि अर्जुन एक विरासत क्षेत्र में फटने की तरह घुस गया। ताकत ने तुरंत उसे ढक लिया, लेकिन उसने उसे रोकने या धीमा करने के लिए कुछ नहीं किया। इसके बजाय वह रुक गया जैसा उसने इरादा किया था, सीधे किट्टी, बुच की बहन के सामने। अब रुको 1 मिनट, बुच ने कहा, कुछ क्षण पहले की तुलना में बहुत कम आत्मविश्वास के साथ। मुझे बताओ, क्या तुमने मेरे दोस्त को चोट पहुंचाने से पहले इंतजार किया था? अर्जुन ने पूछा। विरासत क्षेत्र ने उसके शरीर में प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे नहीं करने दिया। वह वहां कार्य करने के लिए था, ट्रांस में गिरने के लिए नहीं। यदि तुम मेरी बहन पर हमला करते हो तो तुम इस जगह के नियमों का उल्लंघन करते हो, और सिनाबार तुम्हें कोई दया नहीं दिखाएगा, बुच ने चेतावनी दी। अर्जुन ने उसे नजरअंदाज कर दिया। धमकी हालांकि वास्तविक थी, उसे रोकने के लिए पर्याप्त नहीं थी। तुम मुझसे नियमों के बारे में बात करना चाहते हो, वे नियम जिन्हें तुमने मार्कस पर हमला करने के लिए तोड़ा। अपने नियम लो और उन्हें अपनी गांड में डाल लो, अर्जुन गुर्राया। वह नीचे झुका और सीधे किट्टी के चेहरे में देखा जैसे वह बैठी थी, क्रॉसलेग्ड और ट्रांसबाध्य घास पर। उसने एक गहरी सांस ली। जागो, वह चिल्लाया। उसकी आवाज ने स्वर्ग और पृथ्वी से शक्ति खींची। इसने भीड़ को सैकड़ों मीटर दूर सिकोड़ दिया और अपने कानों पर हाथ रखने के लिए मजबूर कर दिया। किट्टी को पीछे फेंक दिया गया। जब वह आराम करने आई तो उसने अपनी आंखें खोलीं, अपनी तरफ लुढ़क गई और तुरंत बीमार हो गई। भीड़ ने विस्मय में अर्जुन को घूरना शुरू कर दिया। उसे मरने की इच्छा होनी चाहिए, किसी ने कहा। उनके कान अभी भी बज रहे थे। वह बुच की अपनी रणनीति का ही उसके खिलाफ उपयोग कर रहा है। मुझे बताओ कि यह सबसे साहसी कदम नहीं है जो तुमने कभी देखा है, नियमों का इतना स्पष्ट उल्लंघन। क्या वह पूरी तरह से सम्मान के बिना है? भीड़ के एक बड़े सदस्य ने कहा। अर्जुन की आवाज ने उसे नीचे गिरा दिया था और उसने अपने पैरों पर वापस आने पर अपने लबादे से धूल झाड़ी। शायद वह अपने दोस्तों का बचाव करना अधिक सम्मानजनक रास्ता मानता है, एक युवती ने धीरे से कहा। अर्जुन की आवाज ने केडन ली के हाथ में चाय का प्याला तोड़ दिया था क्योंकि वह सिनाबार पीक से देख रहा था।
केडन ली का चेहरा लगभग उतना ही पीला था जितना कि चीनी मिट्टी का बर्तन था। आखिर यह बच्चा कौन था कि उसने अपनी बेटी की विरासत की प्राप्ति को बाधित करने की हिम्मत की। केडन ली के मूड को पहचानने वाले हर कोई समझदारी से दूर हो गया। क्या तुमने यह किया? किट्टी ने पूछा, लड़खड़ाते हुए अपने पैरों पर खड़ी होते हुए। क्या तुमने मुझे बाहर धकेला? मैंने किया, अर्जुन ने कहा। वह किट्टी ने अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहा, एक गलती थी। क्या तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि तुमने कितनी बुरी तरह से सब बर्बाद कर दिया है? किट्टी ने पूछा, यह उम्मीद करते हुए कि उसका गुस्सा अर्जुन की आभा की जबरदस्त शक्ति के प्रति उसकी घबराहट को छुपा लेगा। यह उसकी, उसके भाई की या सिनाबार में किसी और की आभा से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। तुमने मेरे ध्यान में बाधा डाली है। इसका कोई बहाना नहीं है। कोई तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा, तब भी नहीं जब फिलिप ग्रीनब्लैट तुम्हारी ओर से विनती करे। किट्टी का भाव किसी झरने को जमा सकता था। घुटने टेको, माफी मांगो और हो सकता है कि मैं तुम्हारी जान बख्श दूं यदि तुम यहां से चले जाओ और कभी वापस न आओ। किट्टी ने आगे कहा, यदि तुम ऐसा नहीं करते तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। अर्जुन ने जम्हाई ली और अंगड़ाई ली। माफ करना, क्या तुमने कुछ कहा? उसने पूछा। किट्टी का चेहरा सफेद पड़ गया। क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? पिछली शताब्दियों में उसके लहजे ने शाही निष्पादन का आदेश दिया होता। अर्जुन ने उसे एक ऐसी घूर से स्थिर किया जो उसे पहाड़ की ढलान पर ठोक सकती थी। नहीं, मैं बस तुम्हारी सुन नहीं रहा हूं, क्योंकि मुझे यह भयानक डर है कि अगर मैं तुम्हारी सुनता हूं तो मुझे पता चलेगा कि मुझसे एक मूर्ख बात कर रही है। एक ऐसी मूर्ख जो संयोगवश यह नहीं जानती कि अपनी धमकियों को कैसे पूरा किया जाए और उम्मीद कर रही है कि मैं ध्यान नहीं दूंगा। किट्टी, अपना समय बर्बाद मत करो। उसे बस मार ही डालो, बुच ने आग्रह किया। वह जानता था कि उसकी बहन अर्जुन को छोड़ो अधिकांश प्राण ऊर्जा योद्धाओं से कहीं अधिक मजबूत थी। अच्छी सलाह है, किट्टी ने सिर हिलाया। वह अर्जुन की ओर मुड़ी। मैं पूछती कि क्या तुम्हारे पास कोई अंतिम शब्द हैं, लेकिन मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। उसने जटिल इशारों की एक श्रृंखला की। एक बिंदु पर उसके हाथ एक दूसरे के बीच से गुजरते हुए प्रतीत हुए और उसके हाथ में जेड हरे रंग की ऊर्जा का एक गोला दिखाई दिया। उसने उसे अपनी हथेली के केंद्र से अर्जुन पर दे मारा। यह बहुत कुछ नहीं लग रहा था, लेकिन अर्जुन सहित देख रहे हर व्यक्ति को पता था कि यह कितनी घातक रूप से शक्तिशाली थी। अर्जुन ने जवाब में अपनी शक्ति का उपयोग किया। उसने एक मुक्का मारा जो रहस्यमय तरीके से उस सारी विनाशकारी ऊर्जा के साथ प्रबलित था जिसे वह बुला सकता था, और किट्टी के हथेली के प्रहार को उससे टकराने से पहले ही नीचे गिरा दिया। टकराव की आवाज ऊपर गड़गड़ाती हुई बिजली की तरह थी। यह बहरा करने वाली थी, और इसके बाद एक विस्फोट तरंग आई जिसने किट्टी को उसके पैरों से गिरा दिया। वह जोर से गिरी, जो समान रूप से अशोभनीय और अविश्वासपूर्ण दिख रही थी। सच में तुम आखिर कौन हो? उसने पूछा। उसके हमले को अर्जुन को विघटित कर देना चाहिए था। इसके बजाय उसने उसे सबके सामने उसके पिछले हिस्से पर गिरा दिया था। अर्जुन की पहचान की खबर कम से कम भीड़ में फैल गई थी। मुझे आश्चर्य है कि क्या अर्जुन ने बस एक पिहिक जीत हासिल की है, किसी ने सोचा। उसने अभी ली परिवार को नाराज किया है। यदि किट्टी उसे नहीं मारती है तो बुच उसके जीवन को नर्क बना देगा, जब तक कि वह इतना मजबूत न हो कि वे ऐसा न कर सकें। किसी और ने इसका विरोध किया। इस विचार को दूसरों से अधिक समर्थन नहीं मिला। हालांकि यह धारणा एक दिलचस्प थी। बुच सिनाबार का सबसे मजबूत योद्धा था और उसे घरेलू क्षेत्र का लाभ प्राप्त था। अर्जुन हारने वाला था और बुरी तरह हारने वाला था।
भीड़ का अधिकांश हिस्सा किसी भी अन्य चीज की तुलना में रुग्ण आकर्षण की भावना से देख रहा था। तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है कि मैं कौन हूँ, अर्जुन गुर्राया, अन्यथा तुम्हें पता होता कि तुम्हें मुझे मारने के लिए जो चाहिए वो तुम्हारे पास नहीं है। खुद को देखो, तुम्हारे पास डरने की समझ भी नहीं है। किट्टी वापस खड़ी हो गई जैसे ही वह बोल रहा था, लेकिन अर्जुन पहले से ही गति में था। उसने अपना स्वयं का हथेली का प्रहार किया, एक झटका जो भयानक शक्ति से भरा था। मेरी बहन पर हमला करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बुच चिल्लाया, हस्तक्षेप करने के लिए बहुत दूर था। वह जानता था कि यदि अर्जुन का झटका लगा तो किट्टी मुसीबत में पड़ जाएगी। किट्टी, पीले चेहरे वाली, अर्जुन के हमले को रोकने के लिए एक सुरक्षात्मक मंत्र के नीचे अपने हाथ उठाए। यह पर्याप्त नहीं था। किट्टी को उठाया गया और जमीन पर पटक दिया गया। एक चटकने वाली आवाज आई जो शायद उसकी पसलियों के टूटने की थी। वह कराह उठी और खून की उल्टी कर दी। वह उसे मारने वाला है, किसी ने सांस ली। किट्टी ली, प्रसिद्ध सुंदरता, प्रसिद्ध योद्धा, सिनाबार की बेटी, और उसे इसमें से किसी की परवाह नहीं है। भीड़ सदमे में एकजुट थी। वे सभी मानते थे कि एक व्यक्ति की प्रतिष्ठा और स्थिति अपने आप में सुरक्षात्मक होती है। वे मुसीबत को रोकते थे। अर्जुन ने उस विश्वास को लिया और उलट दिया। ऐसा लगता था कि कुछ भी और कोई भी ऐसा नहीं था जिसे वह चुनौती नहीं देगा यदि उन्होंने पहले उसका अनादर किया। किट्टी अपने घुटनों पर ऊपर उठी, अर्जुन को पूर्ण घृणा के साथ घूरते हुए। उसने कुछ समय पहले उसे अहंकार से सलाह दी थी कि वह सिनाबार की गुप्त जगह में प्रवेश करने का प्रयास भी न करे, कि यह उसके जैसे लोगों के लिए नहीं था, कि उसकी नीची स्थिति और स्पष्ट रूप से अप्रभावी मार्शल आर्ट उसे उसकी मृत्यु तक ले जाएगी यदि वह करीब आया। अर्जुन ने विनम्रता से उसकी बात सुनने से इनकार कर दिया था, और अब वह उसके सामने घुटने टेक रही थी, सांस लेने के लिए हाँफ रही थी और खून थूक रही थी। सिनाबार की एक गर्वित बेटी अपने घुटनों पर ला दी गई थी। शायद उसने महसूस किया अर्जुन ने उसकी बात नहीं सुनी थी, क्योंकि वह नहीं जानता था कि वह कौन थी, और एक दृश्य नहीं बनाना चाहता था, बल्कि इसलिए क्योंकि वह उससे बेहतर जानता था और इतने अज्ञानी व्यक्ति के साथ अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। यह एक ऐसा विचार था जो उसकी शारीरिक चोटों के जितना ही दर्दनाक था। केडन ली सिनाबार पीक से नीचे देखते हुए क्रोधित था। उसकी बेटी की सार्वजनिक पिटाई और एक बाहरी व्यक्ति द्वारा, इससे कम कुछ नहीं, स्वयं सिनाबार पैलेस पर भी एक सार्वजनिक हमला था। यदि मेरा बेटा पहले तुम्हें खत्म नहीं करता है तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, वह दहाड़ा। उसने किट्टी के साथ ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत कैसे की? जेरेमी ने कहा, अपना बदला लो सर, यह अच्छी तरह से अर्जित है। मैदान पर नीचे बुच ने अर्जुन को घूरकर देखा। उसकी आंखें गुस्से से इतनी भरी थीं कि वे अब पूरी तरह से स्वस्थ नहीं थीं। तुमने मेरी बहन को चोट पहुंचाई है। मैं तुम्हें अंगदरंग फाड़ दूंगा। हाँ, मैंने उसे चोट पहुंचाई है। मैंने उसे न मारने का फैसला किया। जब तक मार्कस सांस लेता है तब तक वह भी लेगी। मैंने अपमान का बदला अपमान से और चोट का बदला चोट से चुकाया है। क्या तुम वास्तव में सुनिश्चित हो कि तुम इसे और बढ़ाना चाहते हो? अर्जुन अपनी जेब में हाथ डालकर खड़ा था, उसका लबादा हवा में फड़फड़ा रहा था। किट्टी के साथ उसकी लड़ाई ने उसे उसका प्राण ऊर्जा भाग्य उपहार में दिया था, जिससे वह और भी अधिक शक्तिशाली हो गया था और उसकी पांच रंगीन आभा और भी उज्ज्वल हो गई थी। भीड़ ने उसे ऐसे देखा मानो वह देवत्व के कगार पर हो। किसी और युग में उसने श्रद्धा और तीर्थयात्रा को प्रेरित किया होता। बुच ने अपने दांत पीसे।
उसे अर्जुन के तर्कों की परवाह नहीं थी। अपने दुश्मन को विखंडित और खून बहते हुए पड़े होने की छवि अनदेखी करने के लिए बहुत आकर्षक थी। उसने खुद से वादा किया, वह ऐसा करेगा। बुच मत करो, किट्टी ने कमजोर रूप से कहा। वह शायद एकमात्र व्यक्ति थी जिसकी वह बात सुनता था। बदला वह कारण नहीं है जिसके लिए हम यहाँ हैं। अंतिम विरासत प्राप्त करो, फिर तुम जो चाहो कर सकते हो। उसकी आवाज की कमजोरी ने अर्जुन के प्रति उसकी घृणा को फिर से भड़का दिया, लेकिन इसने उसे सही होने से नहीं रोका। विरासत ही बिंदु थी, और अब देरी ने इसे कम संभावना बना दिया कि वह इसे प्राप्त करेगा। अर्जुन ने भी विरासत क्षेत्रों का अजीब खिंचाव महसूस किया। उसने बुच को नजरअंदाज किया, अपनी आंखें बंद कीं और इसे अधिक गहराई से खोजना शुरू कर दिया। बुच अर्जुन को विचलित देखकर और अपनी बहन के ज्ञान को समझकर अपना निर्णय ले लिया। उसने अपनी घृणा को शांत किया, इसे रात भर सुलगने के लिए छोड़ी गई आग की तरह बैंक में रखा और त्रिभुज की दूसरी पंक्ति के 3 विरासत क्षेत्रों में से एक की ओर चला गया। भीड़ ने अपनी सांसें रोक लीं। बुच अंतिम विरासत हासिल करने के लिए पटरी पर वापस आ गया था, और कोई भी यह अनुमान नहीं लगा सकता था कि शक्ति के उस स्तर तक उसकी पहुंच का क्या मतलब हो सकता है। वह केंद्रीय क्षेत्र के सामने खड़ा हो गया। इसकी ऊर्जा उसके शरीर में व्याप्त हो गई, उसकी हड्डियों तक रिस गई। उसने अपने दांत पीसे और बहुत प्रयास के साथ आगे बढ़ा, ऊर्जा को आत्मसात करते हुए जैसे ही वह इसमें प्रवेश कर गया। कुछ सेकंड बाद कोई संदेह नहीं हो सकता था, बुच ने विरासत क्षेत्र के दूसरे स्तर में प्रवेश कर लिया था।